हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, आदाब और नमस्कार। आज हम बात करेंगे जी एक बहुत ही मशहूर युद्ध, अलेक्जेंडर के द्वारा लड़ा गया ये युद्ध जिसका नाम था बैटल ऑफ ग्रेनिकस। ग्रेनिकस नाम का युद्ध ग्रेनिकस नदी के तट पर लड़ा जाता है 334 ईसा पूर्व 334 बीसी में हेलेस्पोंट नाम की जगह पर, जो कि आज के तुर्की के उत्तर में पड़ता है और जिसे बीगा रिवर जॉइंट डेनियल स्ट्रेट भी बोला जाता है। यहाँ पे दूसरी तरफ ये फारसी सेना के साथ इसका पहला युद्ध था। यहीं से इसकी जो एंट्री होती है, इसका जो प्रवेश होता है वो एशिया माइनर में होता है और ये फिर जीत के झंडे गाड़ता जाता है आगे आगे आगे। और यहाँ पे फारसी जो सेना थी उसकी अगर संख्या की बात की जाए, वो मॉडर्न जो आधुनिक रिसर्च सामने आई हैं उनके मुताबिक वो बनती है 10,000 की जो कैविलरी थी, घोड़सवार सेना, और 5,000 की इन्फेंट्री पैदल सेना जिसमें ग्रीक मैसेनरीज थे। मैसेनरीज कौन थे? ये कुछ ग्रीक से वो सैनिक होते थे जिनको लालच देकर जो फारसी जनरल थे अपनी सेना में भर्ती कर लेते थे। हम कह सकते हो कि ये बाड़े के सैनिक होते थे। और कई आपको इस मिलती जुलती बातें कुछ आज की पॉलिटिक्स में भी सुनने को या देखने को मिलती होगी, जहाँ पे कैसे एक पार्टी से अपना दल बदल के वो दूसरी पार्टी में जो लीडर्स पहुंच जाते हैं। तो 2300 साल पहले भी ये चीज आम थी। तो उसके बाद अगर हम अलेक्जेंडर की आर्मी की बात करें, सेना की बात करें, तो उसमें 13,000 इन्फेंट्री पैदल सेना, जिसमें उसके जो बेहतरीन सैनिक जो शामिल थे, और वहाँ पे उसके साथ जो कैविलरी थी अगर उसकी बात करें तो वो थी 5,000 की थेसिलियन कैविलरी। ये कोई छोटी मोटी जो थी कैविलरी नहीं थी, ये मशहूर थी अपनी जो युद्ध क्षमता, जीतने की क्षमता, और उसमें जो हाईली स्किल्ड और ट्रेंड बहुत ही अनुभवी जो योद्धे इसमें शामिल थे, और उनके पास जो घोड़े थे वो बहुत ही बेहतरीन नस्ल के घोड़े होते, और इनसे जीतना कोई आसान बात नहीं थी। और अगर हम बात करें कि जब ये ग्रेनिकस रिवर पे वो पहुंचता है अलेक्जेंडर, उससे पहले, वहां जाने से पहले ये पहुंचता है ट्रॉय नाम के शहर पर, जो कि पश्चिमी तट पर बसा था। और ये प्राचीन जो ग्रीक हिस्ट्री में इसकी बहुत महत्वता है, जहाँ पे ट्रोजन वॉर लड़ी गई, ट्रोजन युद्ध, दो देवताओं का बीच में जो युद्ध हुआ था, जहाँ पे इसका हीरो, जो इसका आइडल था हेरक्लिस, जो शहीद हुआ, वो बहुत बहादुरी से लड़ा और शहीद हुआ वहाँ पे। क्योंकि इसको मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कैसे कि इसकी माँ ने इसको शुरू से ही देवताओं के किस्से इसको सुनाकर बड़ा किया था, और इसको बताया था कि इसके अंदर देवताओं का खून है और ये हमेशा जीतता ही रहेगा। और वहाँ पे जाके ये कहते हैं कि ये हिस्टोरियंस जो हैं, जैसे कि आर्यन, वो ये भी लिखते हैं कि इसने वहाँ पे किसी की बलि भी दी वहाँ पे और ट्रॉय में, और वहाँ पे इसने सौगंध खाई कि ये फारसी सेना को जीत कर ही दम लेगा। तो जिस वक्त ये ट्रॉय में होता है, उसी वक्त इधर ग्रेनिकस तट के दूसरी तरफ जो फारसी जो जनरल्स होते हैं वो आपस में मीटिंग करते हैं कि वो एक स्ट्रेटजी बनाना की कोशिश करते हैं कि हम कैसे इसको जो है इनकाउंटर करना है और इससे कैसे इसको हराना है। तो वहाँ पे अलग अलग जनरल्स, कई लोकल जनरल्स वहाँ पे शामिल थे। वहाँ पे जो एक था मेमनोस, जो कि ग्रीक मैसेनरीज का कमांडर था, उनको वो लीड कर रहा था। बाकी मिथ्रीडेट्स और बाकी जो स्पिथ्रीडेट्स, बाकी सब जो जनरल्स हैं उनके नाम आप देख सकते हो। ये मेन नाम जो मिथ्रीडेट्स और स्पिथ्रीडेट्स और मेमनोस। मिथ्रीडेट्स जो था वो डेरियस द थर्ड जो था उसका दामाद था, मगर डेरियस जो थर्ड था वो खुद इस युद्ध में खुद शामिल नहीं हुआ। उसकी वजह इतिहासकार कई लिखते हैं, उसकी ये मेन वजह ये थी कि वो इजिप्ट में, मिस्र में कुछ बगावतों को दबाने में मसरूफ था, और दूसरा ये कि वो अलेक्जेंडर को अंडर एस्टिमेट कर बैठा था। वो सोचता था कहीं ये 22 साल का जो लड़का है ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और मेरे जनरल इसको हराने में काफ़ी होंगे। तो
जब ये प्रस्ताव ये रखता है मेमनोस, अब ये प्रस्ताव रखता है सब जनरल्स के सामने कि हम क्या करते हैं, इस युद्ध से बचाव करते हैं, क्योंकि उसका कारण ये था कि उसको पता था कि जो थेसिलियन कैवलरी है उसकी क्षमता क्या है। तो वो ये प्रस्ताव रखता है और कहता है कि हम स्कॉर्चिंग ऑफ द अर्थ करेंगे, जिसका मतलब ये कि हम जितने फसलें हैं, अनाज हैं, वो सारे रास्ते में जला देंगे, क्योंकि अलेक्जेंडर के पास जो था, कुछ हिस्टोरियंस ये लिखते हैं कि उसके पास जो अनाज बचा था वो सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का बच गया। उसके अगर वो ये जला देते हैं तो उसकी सप्लाई लाइन कट जाएगी। और उसको पता था कि जो अलेक्जेंडर जो था, उसकी जो सेना थी उसको कई कई दिनों से पगार नहीं मिली हुई थी और अलेक्जेंडर का खजाना जो था खाली था। तो उसको कहीं ना कहीं लगता था कि ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और इस वजह से जो ये प्रस्ताव जब ये रखा जाता है तो बाकी जो जनरल्स होते हैं वो इसके प्रस्ताव को बिल्कुल ठुकरा देते हैं, सिरे से नकार देते हैं। उसकी वजह ये इतिहासकार देते हैं कि जो मेमनोस था वो खुद ग्रीक था, वो पारसी नहीं था, और उनको कहीं ना कहीं लगता था कि ये अलेक्जेंडर का पक्ष ले रहा। और बाकी बात यह है कि वो नहीं चाहते कि वो अपने ही देश में अपनी जमीनों को, अपने ही फसलों को वो आग लगा के नष्ट कर दें। तो वो युद्ध की घोषणा कर देते हैं और अपने जो सैनिक होते हैं, जापान के घोड़सवार 10,000, उनको तट पे लाइन बनाकर तैनात कर देते हैं। और वो उनके पीछे 5,000 जो ग्रीक मैसनरीज होते हैं उनको तैनात कर देते हैं। और उससे क्या होता है, अब कुछ इतिहासकार ये लिखते हैं कि ये इन्होंने जो इनको पोजीशन किया था, इनकी वजह से ही इनकी हार हुई है, क्योंकि इनके पास थे भारी भरकम रथ जो दलदल में आगे नहीं दस जाते हैं और आगे नहीं पहुंच पाते, और ना ही वो पीछे जा पाते हैं क्योंकि पीछे वो मैसनरीज होते हैं। तो उनकी पोजीशनिंग कहीं ना कहीं वो सही नहीं रही थी। तो दूसरी तरफ क्या हो रहा था, अलेक्जेंडर और पार्मेनियम की आपस में बात हो रही थी। पार्मेनियम जो उसका खास जनरल था और राइट हैंड भी कह सकते हो, वो उसको ये प्रस्ताव रखता है कि हम युद्ध आज नहीं करते, हम कल करेंगे, रात को रुक जाते हैं। उसके कुछ कारण थे। उसके कारण एक तो ये था, वो ये कहता था कि अगर हम पीछे हटेंगे, रुक जाएंगे, तो उनको लगेगा कि हम जो है हमने हार मान लिया है, जहाँ हम बैक ऑफ कर गए हैं। इस वजह से वो भी निश्चिंत हो जाएंगे, और जैसे ही वो निश्चिंत हो गए और उससे हम एकदम उनके ऊपर अटैक करेंगे और हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और बाकी कारण वो ये देता है कि जो ग्रेनिकस रिवर थी वो 60 से 80 फीट उसकी चौड़ाई थी, और वहाँ पे जो उसकी जो सतह थी वो बहुत दलदली थी, और जो पानी का बहाव था बहुत ही तीव्र था। और एक वजह ये थी कि जो तट के दूसरी तरफ पहुंचने में बहुत ऊंचाई थी। तो ये कारण सारे वो उसके सामने रखता है। मगर अलेक्जेंडर रहा एक जोशीला खून 22 साल का नौजवान युवक, जिसके ऊपर उसके पिता का अधूरा सपना जो फारसी साम्राज्य को जीतने का वो सवार था, वो मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि युद्ध तो आज ही लड़ा जाएगा। तो वो क्या करता है कि अपनी जो सेना को 3 हिस्सों में बांट देता है। वो पहले जो लेफ्ट फ्लैंक जिसको बोलते हैं, तो उसमें रखता है पार्मेनियम को और उसके साथ कुछ घोड़सवार। उसके बीच में जो सबसे ज़्यादा जो थेसिलियन, जो सबसे उसके मशहूर, जो सबसे काबिल उसकी कैवलरी, जो घोड़सवार सेना थी, उनको रखता है। और उनके पास जो वेपन्स होते थे वो जो यूज़ कर रहे थे थेसिलियन कैवलरी, वो थे सरीसास। जो सरीसास थे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सरीसास नॉर्मली उस टाइम स्पीयर्स का इस्तेमाल होता था, जो सारे नॉर्मली यूज़ करते थे। स्पीयर्स जो होते थे वो जो 5 से 6 फुट की हाइट के, जैसे लकड़ी का डंडा थे, उसके ऊपर जो था नुकीली धातु लगी होती थी, और ये ज़्यादातर यूज़ होते थे। मगर जो सरीसास थे ये बहुत ही ज़्यादा हाइट के होते थे, कम से कम 18 फीट इनकी हाइट होती थी, और दूर से वार करते थे, और इनके ऊपर जो धातु लगी होती थी वो बहुत ही
स्पीयर्स के मुकाबले कहीं ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा नुकीली होती थी और बहुत ही घातक होती थी। और एक बात, ये जो सरीसृप थे ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के पास मौजूद थे, क्योंकि इसका जो आविष्कार था वो फिलिप II अलेक्जेंडर के पिता ने खुद किया। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो इनकी काबिलियत का। और फिर ये करते हैं कि उन दूसरी जो राइट साइड होती है, जो बिल्कुल उनके वहाँ पे राइट फ्लैंक जिसको बोलते हैं, वो उसमें अलेक्जेंडर अपने कंपेनियन कैवलरी जो बहुत ही इनके साथ ही थेसिलियन में की तरह ही वो जो एलीट घोड़सवार थे उनको साथ अपने रखता है और अपना जो राइट फ्लैंक का वो लीड को खुद करता है। इसी में जो था निकानोर जो पार्मेनियम का जो बेटा था वो भी इसी में होता है राइट फ्लैंक के अंदर। उसको वो मेन जो लीड था वो अलेक्जेंडर कर रहा था। और जैसे ही युद्ध की वो घोषणा करता है, जैसे ही उनको कमांड देता है, अपने आदेश देता है, सबसे पहले वो सेंटर की जो थेसिलियन कैवलरी होती है उनको आदेश कर देता है आगे बढ़ने के लिए। तो वो आगे बढ़ना शुरू कर देते। उनको आते हुए देख दूसरी तरफ से फारसी जो कैवलरी होती है, घोड़सवार होते हैं, वो भी आगे बढ़ना शुरू हो देते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उनके पास होते हैं भारी भरकम रथ। तो उनकी किस्मत ऐसी कि वहां पे दलदल में वो फंस जाते हैं, दस जाते हैं, आगे बढ़ने से के वो काबिल नहीं रहते। इतने में जो थेसिलियन कैवलरी, जिनके पास बहुत ही फुर्तीले घोड़े और तेज तरार हाई सुपीरियर क्वालिटी के जो ब्रीड के घोड़े होते हैं, वो उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और नदी के बहाव को चीरते हुए आगे को बढ़ रहे होते हैं। उनके साथ ही अलेक्जेंडर अपने राइट फ्लैंक में बहुत स्पीड से, बहुत तेजी से अपने आगे जो घोड़सवारों को साथ लेता हुआ वो क्या करता है, डायगोनली अटैक करता है उनको। और डायगोनली आता हुआ एक एंगल से जो उनकी कैवलरी होती है, इससे पहले कि उसकी थेसिलियन कैवलरी वहां पहुंचे, वो राइट साइड से उनके ऊपर अटैक करता है, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होती। और बहुत घातक अटैक होता है वहां पे। वो उसकी जो मैंने आपको बोला था कि जो उसके पास घोड़सवार होते थे, कंपेनियन कैवलरी जो होती है वो भी बहुत एलीट होती है। और वहां पे जैसे वो उनके ऊपर अटैक करता है, सामने उसको नजर आता है मिथ्रीडेट्स, जो कि अपनी मेन सेना से अलग हो चुका होता है। इसका वो मौके का फायदा उठाता है और अलेक्जेंडर उसके ऊपर वार करके उसको वहीं मार गिराता है। ये मिथ्रीडेट्स वो था जो डेरियस III का दामाद था। और उसको देखते हुए बाकी जो जनरल वहीं पे आसपास होते हैं, वहां पे वो आ जाते हैं। दूसरा एक और जनरल आ जाता है और मिथ्रीडेट्स भी वहां पहुंच जाता है। वो उनको घेर लेते हैं अलेक्जेंडर को, और मिथ्रीडेट्स उसके ऊपर वार करता है। और जैसे वो वार करता है उसके ऊपर, अलेक्जेंडर के हेलमेट जो होता है उसके ऊपर जो फेदर्स लगे होते हैं उनको वो काटता हुआ उसके हेलमेट के ऊपर लगता है, उसका वार, और हेलमेट वहां पे टूट जाता है। और इससे पहले कि वो दूसरा वार करे अलेक्जेंडर के ऊपर, उसी टाइम क्लीटस द ब्लैक, वहां पे जो अलेक्जेंडर का जिगरी दोस्त होता है, वहां पे वहां पहुंच जाता है। और उसको इससे पहले कि वो वार करता, उस मिथ्रीडेट्स को अपनी वेपन से, जो उसके पास होती है तलवार, उससे वो मार गिराता है और अलेक्जेंडर की जान बच जाती। अब यहाँ पे आप ये चीज का अंदाजा लगाएं कि अगर उस क्लाइटस द ब्लैक वहां पे ना पहुंच पाता मौके पर और मिथ्रीडेट्स का वार उसको लग जाता अलेक्जेंडर को, तो अलेक्जेंडर वहीं ढेर हो जाता और वहां पे वो मारा जाता और इतिहास बिल्कुल अलग होता। अलेक्जेंडर के साथ द ग्रेट टाइटल ना लग पाता। और ये क्लीटस द ब्लैक जिसने उसकी जान बचाई, आप सोच के इस जान के हैरान होंगे कि इसी क्लीटस द ब्लैक को खुद अलेक्जेंडर अपने हाथों से मार देता है, बिना किसी वजह से, कुछ आने वाले कुछ सालों के बाद। जो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हुआ, मेरी अगली कुछ वीडियोस में आप जानोगे जब हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो
इसके बाद जब इसके जनरल्स जो होते हैं कुछ भाग जाते हैं और कुछ वहाँ पे मारे जाते हैं, उनका हाल देखकर जो ग्रीक मैसेनरीज होते हैं वो उनका मनोबल टूट जाता है और वो वहाँ पे अब सरेंडर कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। मगर अलेक्जेंडर को बहुत उस टाइम क्रोध चढ़ा होता है और वो 5,000 में से 3,000 जो ग्रीक मर्सेनरीज होते हैं उनको मार गिराता है। उसका कारण हिस्टोरियंस इतिहासकार ये लिखते हैं कुछ कि वो एक उदाहरण पेश करना चाहता था कि जो भी उसके सेना के खिलाफ बगावत करेगा और जहाँ उसके फांसियों के हाथों बिक जाएगा, उसका अंजाम यही होगा। तो ये उदाहरण वो पेश करना चाहता था और जो 2,000 बाकी बच जाते हैं उनको वो जंजीरें डालकर स्लेव बना लेता है और वहाँ पे मैसिडोनिया में वहाँ की खानों में मजदूर बनाकर भेज देता है। और जो फारसी वहाँ पे सैनिक मारे जाते हैं उनके जो कवच होते हैं, उनके 300 कवच एथेंस में भेजता है और एथेंस वासियों को यह संदेश पहुंचाता है कि फारसी साम्राज्य की तरफ उसकी जीत की तरफ उसका ये पहला कदम है। तो यहाँ पे और जो बाद में क्या होता है कि जो फारसी सैनिक मारे जाते हैं उनको भी उतने ही सत्कार से वो दफनाता है जैसे कि बाकी जो ग्रीक्स वहाँ पे जो सैनिक मारे जाते हैं। अब अगर जो मारे जाते हैं उनमें से संख्या अलग अलग है, कुछ हिस्टोरियंस कुछ लिखते हैं, मगर मैसिडोनियंस और जहाँ ग्रीक जो थे सैनिक उनमें 400 सैनिक मारे जाते हैं और फारसी में 5,000 सैनिक जो हैं वो मारे जाते हैं। तो ये था जी बैटल ऑफ ग्रेनिकस, जो मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको आसान भाषा में, सरल भाषा में समझा होगा। और अगर आपने इसको जाना है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद फिर आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे द सीज ऑफ टायर, कैसे एक टायर नाम का शहर जो अलेक्जेंडर ने बिना किसी नेवी के, बिना किसी नौसेना के उस शहर को एक आइलैंड पे बसा हुआ था, कैसे उसको जीता है, जो बहुत ही एक अचंभित कर देने वाली गाथा है। उसके बाद फिर ये बैटल ऑफ इस्सस में डेरियस द थर्ड जो पर्शियन राजा था उसके साथ इसकी आमने सामने टक्कर होती है। और ये आने वाली वीडियोस में आपको इन बैटल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड धन्यवाद जी।